जियान ए ने अपने दिल में व्यंग्य किया। क्या उसने सोचा कि वह इतनी महत्वहीन थी? उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति के बिना जियान ए ने केवल शांति से कहा, मैंने पहले ही टिकट खरीद लिया है। क्या न जाना अफसोस की बात नहीं होगी? फिर उसने वांग युनजोंग की ओर देखा, जिसके चेहरे पर गंभीर भाव थे, और कहा, अंकल हमें वह पैसा क्यों नहीं देते जो हमने हवाई जहाज के टिकट और होटल के लिए भुगतान किया है? हम तब नहीं जाएंगे। 4 प्रथम श्रेणी राउंड ट्रिप टिकट और 5 सितारा होटल में 5 दिन। ये लगभग 40 से 50 हजार युआन है। जियान ए ने आसानी से बात की, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी, जैसे कि वह वांग युनजोंग के साथ चर्चा कर रही हो। वांग ज़िचेन इतने गुस्से में थे कि यह सुनकर वह हंस पड़े। उन्होंने तुरंत जियान ए को तिरस्कार से देखा और कहा, मेरे पिता को हवाई जहाज के टिकट और होटल के लिए आपके खर्च की प्रतिपूर्ति क्यों करनी चाहिए? क्या मजाक! आपने प्रथम श्रेणी और 5 सितारा होटल का भी उल्लेख किया। क्या आपको अपनी बड़ाई करने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा? जियान ए ने जब ये सुना तो उसने केवल वांग ज़िचेन की ओर उदासीनता से देखा। फिर उसने धीरे से कहा, फिर जब हमने हवाई जहाज का टिकट खरीदा और होटल में रहने के लिए अपने पैसे से बुकिंग की तो अंकल को किस आधार पर हमें जाने नहीं देना चाहिए? जैसे ही वह बोली, उसने वांग ज़िचेन की ओर अपने हाथ में हवाई जहाज का टिकट उठाया और जानबूझकर ताना मारा, ध्यान से देखो, क्या ये प्रथम श्रेणी का टिकट है? आप। जब वांग ज़िचेन ने देखा कि यह प्रथम श्रेणी का टिकट था, तो उसका चेहरा सफ़ेद और लाल हो गया। काफ़ी देर तक उसे पता ही नहीं चल पाया कि क्या हो रहा है। वांग युनजोंग का चेहरा भी काला पड़ गया। उसने जियान ए के स्वर में अनादर सुना था, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? वांग युनजोंग ने ठंडे स्वर में पूछा। उसका लहजा कुछ सवालिया था। उनकी 2 बहनों की पारिवारिक स्थिति के कारण वे दोनों बच्चों को छुट्टियों पर जाने के लिए उतने पैसे नहीं दे सकते थे। अप्रत्याशित रूप से जियान ए ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मेरी माँ ने मुझे ये दिया। मेरा परिवार अमीर है। क्या अंकल को नहीं पता? वांग युनजोंग, अगर वांग युनमेई के पास पैसा होता तो उसे कैसे पता नहीं चलता? जियान ए उसे खेल रहा था। जियान ए ने वांग युनजोंग की अभिव्यक्ति को देखा और अनुमान लगाया कि वह क्या सोच रहा था। वह अपने दिल में व्यंग्य करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ। तो एक व्यस्त व्यक्ति व्यर्थ की चिंता करता है जब उसे कुछ भी बेहतर नहीं पता होता है। प्रिय यात्रियों, बैयून शहर से हांगकांग के लिए उड़ान XY 3498 पहले ही बोर्डिंग शुरू कर चुकी है। उड़ान XY 3498 लेने वाले यात्री कृपया चेक इन करने के लिए टिकट गेट D15 पर जाएं। पिताजी, अब हमारे लिए अपने टिकट चेक कराने का समय हो गया है। चल दर। जब वांग ज़िचेन ने घोषणा सुनी तो उन्होंने वांग युनजोंग से कहा। फिर उन्होंने जियान ए और याओ जियाची पर नज़र डाली। हमें उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? वे जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। बेहतर होगा कि कोई उन्हें बेच दे। जियान ए ने तिरस्कारपूर्वक अपने होंठ भींचे और उसे नज़रअंदाज कर दिया। वांग युनजोंग ने अधीरता से जियान ए की ओर देखा। वह एक बुजुर्ग का रूप धारण करना चाहता था, लेकिन जियान ए बस पलट गया और उसकी ओर देखा भी नहीं। दूसरी ओर याओ जियाची ने अचंभित होकर कहा, अलविदा अंकल। उन दोनों के चले जाने के बाद जियान ए ने अपनी आंखें घुमाईं और मन में सोचा, कितना बदकिस्मत, वे इस तरह भी मिल सकते थे। जियान ए वास्तव में वांग युनजोंग से नफरत करता था। वांग परिवार के 2 बुजुर्गों के उनके प्रति पक्षपात के कारण वांग युनजोंग को हमेशा लगता था कि वह दूसरों से बेहतर हैं और किसी के बारे में ऊंचा नहीं सोचते थे।
खासकर उसकी माँ के प्रति, जो एक नाइट क्लब में काम करती थी। वह बेहद ठंडा और निर्दयी था। जब भी वे मिलते, वह अनिवार्य रूप से गुप्त रूप से उसकी माँ का उपहास करता। वह अपनी माँ के साथ बहन जैसा व्यवहार नहीं करता था। पिछले जन्म में उनकी माँ लीवर कैंसर के कारण अस्पताल में भर्ती थीं और वे पैसे उधार लेने के लिए अपने बड़े चाचा के घर गए थे। अंत में वांग युनजोंग ने न केवल उन्हें पैसे उधार नहीं दिए, बल्कि उन्होंने ऐसे शब्द भी कहे, इस तरह की बीमारी से मत जूझो, इसका इलाज करना बर्बादी है। बाद में उनकी बड़ी चाची जियांग चुनफेन चुपके से अस्पताल गईं और अपने भाई को 50,000 युआन दिए। चुनकी घर का पैसा वांग युनजोंग के पास था, इसलिए उनकी बड़ी चाची केवल 50,000 युआन ही निकाल सकती थीं। लीवर कैंसर जैसी किसी बीमारी के लिए 50,000 युआन सागर में बस एक बूंद थी। हालांकि जियान ए को जियांग चुनफेन की दयालुता याद थी। जहां तक उसके चाचा की बात है, जियान ए केवल अपने दिल में हंस सकती थी। उसके मन में टिप्पणी करने के प्रति बहुत अधिक तिरस्कार था। ऐसा कहा जाता था कि किसी परिवार में कोई तभी प्रवेश कर सकता है जब उसके विचार एक जैसे हों। जियान ए कभी भी यह पता नहीं लगा पाई थी कि उसकी बड़ी चाची, जो इतनी जानकार थी, ने उसके बड़े चाचा को क्यों पसंद किया और उनसे शादी क्यों की। अपने पिछले जीवन में जियान ए को नहीं पता था कि वांग युनजोंग का कोई अफेयर था या नहीं, क्योंकि वांग युनजोंग और जियांग चुनफेन ने कभी तलाक नहीं लिया था। हालांकि उसके पुनर्जन्म के बाद उनके परिवार ने वांग युनजोंग के व्यभिचार को देखा था, जबकि उसे अपनी चाची के लिए दिल का दर्द महसूस हुआ। जियान ए को ये भी उम्मीद थी कि उसकी चाची उसके चाचा के बदमाश स्वभाव को जल्द ही समझ सकती है और मुसीबत से बाहर निकलने के लिए उसे निर्णायक रूप से तलाक दे सकती है। दीदी, हमें क्या करना चाहिए? क्या अंकल हमारी माँओं को बताएंगे? याओ जियाची ने चिंतित होकर पूछा। जियान ए ने उसे एक आरामदायक मुस्कान दी और धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं चाची को फ़ोन करके बता दूंगी कि मकाओ पहुंचने पर हम ठीक हैं। ये सुनकर याओ जियाची ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि उसे लगा कि अपने माता पिता की पीठ पीछे जियान ए के साथ मकाओ जाना बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वह इसके लिए उत्सुक था। जैसा कि वांग ज़िचेन ने कहा था, जब वह छोटा था तब से उसने बैयून शहर कभी नहीं छोड़ा था। यह उनका पहली बार छुट्टियों पर जाने का मौका था और पहली बार उड़ान भरने का भी। उस समय याओ जियाची प्रत्याशा और उत्साह के साथ अपनी घबराहट को दबा रहा था। दूसरी ओर हांगकांग के लिए उड़ान भरने वाले विमान में वांग ज़िचेन इकोनॉमी क्लास की सीट पर बैठ गए और उदास भाव से अपना सिर खिड़की से बाहर कर लिया। जब भी उन्हें छुट्टी मिलती, उनके पिता उन्हें यात्रा पर ले जाते। हालांकि उन्होंने पहले कभी प्रथम श्रेणी की सीट नहीं ली थी, भले ही उनके परिवार के पास 10 लाख युआन की संपत्ति हो। उनके पिता जितना संभव हो सके उतनी बचत करते थे। उसने शुरू में सोचा कि यह कुछ भी नहीं है, इसमें बस कुछ ही घंटे लगे और वे कुछ हजार युआन बचा सके। प्रथम श्रेणी के केबिन में जो भी बैठेगा वह मूर्ख होगा। हालांकि उस क्षण जब उसने उन 2 प्रथम श्रेणी टिकटों के बारे में सोचा जो जियान ए ने उसके सामने लहराए थे, तो उसे घृणा महसूस हुई। वे प्रथम श्रेणी केबिन में क्यों बैठ पाए? उसे इकोनॉमी क्लास केबिन में क्यों दबाया गया? उनका परिवार सबसे अमीर था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही क्रोधित होता जाता। यात्रा के प्रति उनके अच्छे मूड का जियान ए पर तुरंत प्रभाव पड़ा। वैसे वांग युनजोंग के दिमाग में भी बहुत कुछ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि दोनों बच्चों को यात्रा के लिए पैसे कहाँ से मिले। गोल्डन वीक के दौरान एक प्रथम श्रेणी राउंड ट्रिप चीन मकाओ टिकट की कीमत कुछ हजार युआन होगी।
यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे उसकी दो बहनें बर्दाश्त कर सकें। नहीं, उसे अपनी यात्रा से लौटने के बाद इसका पता लगाना होगा, वांग युनजोंग ने सोचा। विमान सुबह होने के बाद मकाओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। बाई झोंग ने उन्हें लेने के लिए पहले से ही एक कार की व्यवस्था कर ली थी। कार में बैठने के बाद वे सीधे होटल चले गए। इससे पहले कि जियाची अपनी पहली उड़ान के उत्साह से उबर पाता, वह मकाओ खाड़ी के सबसे आलीशान 5 सितारा होटल को देखकर अवाक रह गया। भाई बाई झोंग, यहाँ रहना महंगा है ना? विमान में बातचीत के बाद जियाची बाई झोंग से परिचित हो गई। बाई झोंग ने अपने होंठ घुमाए और मुस्कुराए। ये दूसरों के लिए महंगा है। जियान मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने जियाची से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि वह एक एटीएम है। उसके पास पैसे हैं। याओ जियाची अवाक था। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि उसकी बहन और भाई बाई झोंग एक दूसरे को कैसे जानते थे। रात के दृश्य वाले 2 शीर्ष कमरों से मकाओ में हलचल भरे नियन दृश्य दिखाई देते थे। समुद्र के दृश्य वाले 2 शीर्ष कमरों से मकाओ खाड़ी का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। उन चारों ने एक एक कमरा लिया। छी यांग ने उन्हें रूम कार्ड थमाया और कहा, रेस्तरां 24 घंटे खुला रहता है। अगर आपको भूख लगे तो आप भोजन सेवा के लिए कॉल कर सकते हैं। जियान ने सिर हिलाया। सब लोग जल्दी आराम करें। हम कल सुबह 8 बजे नाश्ते के लिए रेस्तरां में मिलेंगे। कमरे में लौटकर जियान ने अपने साथ लाए कपड़े निकाले और उन्हें लटका दिया। कमरे में अलमारी। फिर उसने पर्दा खींच दिया और बाथरूम में चली गई। उसने बाथटब को पानी से भर दिया और होटल के कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया शॉवर आवश्यक तेल उठाया और उसे सूंघा। हाँ, हल्की चमेली की खुशबू। जियान मुस्कुराई और बाथटब में कुछ बूंदें टपका दीं। उसने अपना स्नान वस्त्र उतार दिया और पानी का तापमान जांचने के लिए अपना एक पैर बाथटब में डाल दिया। फिर वह धीरे से अंदर आए और धीरे से लेट गई। भाप उठी और पूरे बाथरूम को धुंधला होने में देर नहीं लगी। पानी का तापमान एकदम सही था। जियान ने आनंद में अपनी आंखें बंद कर लीं और एक लंबी आरामदायक सांस ली। दिन भर की थकान तुरंत आधी हो गई। इस आरामदायक पल ने जियान को उसके पिछले जीवन की याद दिला दी। राजधानी के रियल एस्टेट उद्योग में कुछ उपलब्धियां हासिल करने के बाद उन्होंने अच्छे दृश्य वाला एक उच्च श्रेणी का अपार्टमेंट खरीदा। व्यस्त दिन के बाद जब वह घर पहुंची तो सबसे पहले उसने स्नान किया। स्नान से न केवल थकान दूर हुई बल्कि उसे ध्यान करने और सोचने का भी मौका मिला। व्यस्त जीवन ने जियान के लिए ज्यादा निजी जगह नहीं छोड़ी, इसलिए एक छोटा स्नान उसके लिए बहुत कीमती था। हालांकि उसकी माँ और भाई उसके पुनर्जन्म के बाद भी उसके साथ थे, फिर भी जियान अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अमीर होना अच्छी बात है। मैं स्नान कर सकता हूँ। आधे घंटे बाद जियान ने अपने गीले बाल पोंछे और बाथरूम से बाहर चली गई। उसने घड़ी की ओर देखा और पाया कि लगभग आधी रात हो चुकी थी। उसने कमरे में फ़ोन उठाया और डायल किया। थोड़ी देर बाद किसी ने उठाया। नमस्ते। फ़ोन के दूसरे छोर से वांग यूजी की आवाज़ आए। चाची, ये जियो है। जियान ने कहा। क्या आप सो गए हैं? जियो मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। मैं अभी तुम्हारे चाचा के साथ दूसरी तरफ से वापस आया हूँ, वांग यूजी ने कहा। उसने फिर पूछा, जियो तुम कहाँ हो? ये संख्या बहुत अजीब है। मकाओ की लैंडलाइन स्वाभाविक रूप से चीन से अलग थी। जब जियान ने ये सुना तो उसने केवल इतना कहा, मैं जियाची को कुछ दिनों के लिए खेलने के लिए बाहर ले गई। हम बइयुन शहर में एक सहपाठी के घर पर हैं।
चाची को हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियाची भी गई। वांग यूझी हैरान थे। जब वह वापस आए तो देखा कि उसके बेटे के कमरे की लाइट बंद है। उसे लगा कि उसका बेटा सो गया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह घर पर नहीं है। हाँ चाची, चिंता मत करो, मैं जियाची को हर दिन आपको फ़ोन करने के लिए कहूँगा ताकि आप जान सकें कि वह सुरक्षित है। हम कुछ दिनों तक खेलने के बाद वापस चले जाएंगे। जियान ई ने अच्छे व्यवहार वाले स्वर में वांग यूझी से वादा किया। वांग यूझी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। दोनों बच्चे आज्ञाकारी थे। ये सुनकर उसने केवल इतना कहा, फिर सावधान रहना, बाहर परेशानी मत पैदा करो, अपने सहपाठी के परिवार के लिए परेशानी पैदा मत करो। ठीक है, समझ गया चाची, अलविदा। चाची। फोन रखने के बाद जियान अवचेतन रूप से मुस्कुराया। सौभाग्य से उनका परिवार रिश्तेदारों से रहित नहीं था। कम से कम मौसी का परिवार आसपास था। जियान ने वांग यूनमेई से छुट्टी मांगने की परेशानी नहीं उठाई क्योंकि जियो जेन के अनुसार उसकी मां को शाम 6 बजे से पहले अस्पताल लौटना था। उसे यह नहीं पता होना चाहिए कि वह घर पर नहीं थी। होटल के कमरे में रेड वाइन तैयार की गई थी। जियान ने अपने होंठ भींचे और एक पल के लिए झिझकी। अंत में उसने एक बोतल खोली और एक घूंट पी लिया। जब उसके बाल पूरी तरह से सूख गए तो वह हल्के नशे में बिस्तर पर सो गई। अगले दिन जियान जल्दी उठ गया। शायद इसलिए क्योंकि उसने कल रात स्नान किया था और शराब पी थी। जियान को उस रात बहुत अच्छी नींद आई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अपना चेहरा धोने और कपड़े बदलने के बाद जियान तरोताजा महसूस करते हुए कमरे से बाहर चली गई। सामने रहने वाले याओ जियाची भी बाहर जा रहे थे। उन दोनों की मुलाकात हुई। हालांकि जियान की ऊर्जावान स्थिति की तुलना में याओ जियाची के निष्पक्ष और कोमल चेहरे के नीचे 2 घने काले घेरे थे। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसकी अभिव्यक्ति निराश थी। उसके पैर तैर रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी रात सोया ही न हो। सुबह बहन, याओ जियाची ने जियान का ऊर्जावान तरीके से स्वागत किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह किसी भी क्षण सो जाएगा। जियान स्तब्ध था। वह आगे चल दी और चिंता से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें ठीक से नींद नहीं आई? याओ जियाची ने इसे छिपाए बिना सिर हिलाया, लेकिन उनके शब्दों ने जियान को हंसाना चाहा। वह चिल्लाया और बुदबुदाया, बिस्तर बहुत आरामदायक है। यह इतना आरामदायक है कि मैं सो नहीं सका। घर में बिस्तर सख्त था और भले ही उसके नीचे कंबल से गद्देदार गद्दे हों, फिर भी वह सख्त था। ये पहली बार था जब वह इतने मुलायम बिस्तर पर सोया था। ऐसा लग रहा था मानो वह बादल में लेटा हो। ये बहुत आरामदायक था, लेकिन वह अनुकूलन नहीं कर सका। इसलिए याओ जियाची को पूरी रात नींद नहीं आई। जियान ने हंसते हुए कहा, लेकिन याओ जियाची के मुलायम बालों को प्यार से रगड़ा। जाओ और नाश्ते के बाद सो जाओ। याओ जियाची ने तुरंत अपना सिर हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं। जब हम मकाओ में हैं तो हम सोने में समय कैसे बर्बाद कर सकते हैं? जब हम आज रात वापस आएंगे तो मैं सोऊंगा। क्या तुम थके नहीं हो? जियान ने पूछा। याओ जियाची ने फिर से अपना सिर हिलाया। मैं थका नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। जियान बेबसी से मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि जियाची को डर था कि वह दूसरों को देरी करेगा। रहने भी दो, यदि वे दिन में बहुत अधिक सोते तो वे रात में सो नहीं पाते। जियान ने कुछ नहीं कहा। रेस्टोरेंट सबसे ऊपरी मंजिल पर था। नाश्ता एक बुफे था जिसमें विभिन्न देशों के सभी प्रकार के व्यंजन थे। वे सभी ग्राहकों के चयन के लिए काउंटर पर उत्कृष्ट ढंग से प्रदर्शित किए गए थे।
बाई झो और ची यांग सबसे पहले रेस्तरां में पहुंचे। जब जियान ए और जियाची ने प्रवेश किया तो उन्होंने तुरंत खिड़की के पास बैठे दो लोगों को खाना खाते देखा। एक प्लेट उठाकर जियान ए ने जियाची को भोजन दिलाने के लिए लाया। दीदी, क्या हम सब कुछ खा सकते हैं? ये पहली बार था जब याओ जियाची ने बुफे में खाना खाया था, और यह भी पहली बार था जब उसने इतना स्वादिष्ट भोजन देखा था। वह अधिकांश भोजन को पहचान भी नहीं पाया, लेकिन वे स्वादिष्ट लग रहे थे। जियान ए ने सिर हिलाया। आप जो चाहें ले लें, लेकिन कोई भी खाना बर्बाद न करें। पीछे फलों का रस और दूध है, आप जो चाहें पी लें। अपना खाना खत्म करने के बाद जाएं और बाई झो और बाकी लोगों को ढूंढें। याओ जियाची ने हल्के से सिर हिलाया और खुशी से चल दिया। जियान ए भी भूखा था। वह डेजर्ट स्टेशन तक गई और देखा कि वहां 2 ड्यूरियन पेस्ट्री बची हुई थीं। इसलिए वह एक लेने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, जियान ए का दिल अचानक धड़क उठा। अगले सेकंड में वह घूमी और आखिरी तक पहुंच गई। उसी समय एक और निष्पक्ष और कोमल हाथ आगे बढ़ा। उन दोनों का लक्ष्य एक ही था और उनकी गतिविधियां आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत थीं। अंतिम क्षण में वे दोनों रुक गए जब उन्होंने ड्यूरियन पेस्ट्री को छुआ। जियान ए ने ऊपर देखा और दूसरे पक्ष ने भी ऊपर देखा। उनकी निगाहें हवा में मिलीं और अगले ही पल उन्होंने उसी समय अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसके सामने लगभग 11-12 साल का एक लड़का था। उसकी चमकीली आंखें, घनी भौहें, नाजुक नाक और गुलाबी होंठ थे। उसने सफ़ेद आधी बाजू की शर्ट और काले शॉर्ट्स की एक जोड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने कॉलर पर हल्के नीले धनुष के साथ एक उत्कृष्ट काली बनियान पहनी थी। वह सुंदर लग रहा था। कितने जवान! ये शब्द जियान ए के दिमाग में उभरे। फिर उसने चेहरे पर दयालु मुस्कान के साथ दूसरे पक्ष की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, आप इसे ले सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने भौहें चढ़ा दीं और जियान ए को एक वयस्क की तरह देखा। तुम एक लड़की हो, इसलिए मुझे इसे तुम्हें दे देना चाहिए। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन लड़के ने अनिच्छा से ड्यूरियन पेस्ट्री को देखा। हाँ, मैं इसे खाना चाहता हूँ। लेकिन वह एक लड़का था। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, जियान येचेन ने जियान ए की ओर देखा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया हो। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जियान येचेन की जटिल अभिव्यक्ति को देखते हुए, एक सज्जन वह नहीं लेते जो दूसरों को पसंद है और किसी को अपने प्यार से अलग होने के लिए तैयार होना चाहिए। जियान ए हंसने के अलावा मदद नहीं कर सका। फिर उसने अपनी प्लेट की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पास यहाँ एक है। चलो हम सब एक एक लें। ये सिर्फ ड्यूरियन पेस्ट्री का एक टुकड़ा था। हालांकि वह केवल 14 वर्ष की थी, फिर भी वह इसे किसी बच्चे से छीनने की हद तक नहीं गई। जियान येचेन ने ड्यूरियन पेस्ट्री पर नज़र डालने से पहले थोड़ी देर के लिए जियान ए को देखा। अंत में उसने अपने होंठ भींचे और पूछा, फिर क्या हम में से प्रत्येक को एक लेना चाहिए? जियान ए ने सिर हिलाया। निश्चितता, प्रत्येक में एक। जियान येचेन के अहंकारी चेहरे पर आखिरकार एक बचकानी मुस्कान दिखाई दी। घूमने और भागने से पहले वह जल्दी से ड्यूरियन पेस्ट्री को अपनी प्लेट में रखने के लिए बढ़ा। जियान ए ने लड़के की पीठ की ओर देखा और सिर हिलाते हुए मुस्कुराए। तुम इतनी सुबह सुबह ड्यूरियन क्यों खा रहे हो? जियान यी ने देखा कि उसके भाई ने ड्यूरियन पेस्ट्री ले ली थी और तिरस्कार से भौहें चढ़ा लीं। जियान येचेन ने उसे अप्रसन्नता से देखा और कहा, यह एक ड्यूरियन पेस्ट्री है। ये ताज़ा ड्यूरियन मांस नहीं है। इसमें से भी बदबू आ रही है। जियान यी ने अपनी नाक पर चुटकी ली और अपनी नाराजगी को बढ़ा चढ़ाकर बताया।
यह अजीब था। उसके भाई और पिता को ड्यूरियन खाना पसंद था, लेकिन वह इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि ड्यूरियन की गंध से भी उसे मतली महसूस होती है। कितना कमज़ोर, जियान यिचेन ने चिल्लाया। हालांकि उसने ऐसा कहा था, वह जानता था कि उसकी बहन ड्यूरियन की गंध बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने तुरंत ड्यूरियन पेस्ट्री उठाई और उसे अपने मुंह में भर लिया और जल्दी से खा लिया। ये करेगा, जियान यिचेन ने कहा, जब तक वह उसे खोलकर नहीं काटता, गंध बाहर नहीं आती। जियान यी संतुष्टि से मुस्कुराया और जियान यिचेन को देखकर मुस्कुराया। कितना आज्ञाकारी। जियान यिचेन ने दूध का एक घूंट लिया और कहा, पिताजी और माँ अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? जियान यी फल खा रहा था। उसने उदासीनता से कंधे उचकाए। उन पर ध्यान न दें। चलो खाना खाते हैं। रेस्तरां चारों तरफ से फर्श से छत तक कांच की खिड़कियों से घिरा हुआ था। चूंकि यह होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित था, इसलिए सुंदर मकाऊ शहर का दृश्य देखा जा सकता था। भरपेट खाने पीने के बाद जियान ने हाथ बढ़ाया। सुबह धूप खिली और लोगों को गर्मी का एहसास कराया। मकाऊ के दृश्यों को देखकर जियान चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ये बहुत अच्छा है। बाई झोउ ने खूबसूरती से अपने मुंह के कोनों को टिश्यू से पोंछा और जियान की ओर देखा। आज तुम कहाँ खेलने जाना चाहते हो? जियान ने पलटकर याओ जियाची की ओर देखा, जो अभी भी खा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, जियाची, क्या हम समुद्र तट पर चलें? अपना मुंह भोजन से भरने के बाद याओ जियाची ने चमकती आंखों से सिर हिलाया और अपनी नाक से उत्तर दिया, हाँ हाँ। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मकाओ में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना रहता था। बैयून शहर मई में ही गर्म हो गया था, लेकिन मकाओ पहले से ही 30 डिग्री सेल्सियस पर था। प्रसिद्ध मकाओ खाड़ी होटल से ज़्यादा दूर नहीं थी और वे 10 मिनट से भी कम समय चलने के बाद वहां पहुंच सकते थे। उन्होंने ग्रीष्मकालीन चप्पलें पहनी और मकाओ बे बीच की ओर चल पड़े। सड़क के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय नारियल के पेड़ उगे हुए थे। उनमें से कुछ लोग सड़क पर चले और समुद्री हवा का आनंद लिया। ये बहुत संतुष्टिदायक था, क्योंकि यह पहली बार था जब याओ जियाची ने समुद्र देखा था। वह बेहद उत्साहित था। सुबह उसका जो निराशाजनक रवैया था, वह भी दूर हो गया। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और चारों ओर देखा। जियान अपने पिछले जीवन में कुछ बार हांगकांग गई थी, लेकिन मकाओ में यह उसका पहला मौका था। हालांकि मकाओ आने का उसका मुख्य लक्ष्य सोने की मछली पकड़ना था, फिर भी वहाँ छुट्टियाँ थीं। छुट्टी छुट्टी की तरह होनी चाहिए। इसके अलावा उसके साथ जियाची भी थी। स्वाभाविक रूप से उसे अपने व्यस्त कार्यक्रम का लाभ उठाना होगा और मकाओ में मौज मस्ती करनी होगी। उनके जाने से पहले वह ठीक से खरीदारी करेगी ताकि यह यात्रा व्यर्थ न जाए। जब वे चल रहे थे, बाई झोउ अचानक जियान की ओर झुक गई। उसने आगे देखा और कहा, संप्रदाय मास्टर, चूंकि आप मकाओ आना चाहते थे, ये कैसीनो के कारण नहीं है ना? जियान ने बाई झोउ की ओर देखा और मुस्कुराया। नहीं तो, क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ समुद्र देखने आया हूँ? बाई झोउ थोड़ा निराश थी, जैसा कि अपेक्षित था। सेक्ट मास्टर अपना पैसा साफ विवेक के साथ खर्च नहीं कर सका। मैं तुम्हारी वफादारी जानता हूँ। जियान ने अचानक अपना मुंह खोला और धीरे से कहा, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं अभी भी खुद पर भरोसा करना चाहता हूँ। जैसे ही वह बोली, जियान बाई झोउ को देखकर मुस्कुराई। बाई झोउ, आपने पहले ही मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि आप नहीं होती, तो मुझे अपनी कंपनी बनाने से पहले लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता। आपने जो किया है वह काफ़ी है। जब
बाई झोउ ने ये सुना तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया। डरावनी, संप्रदाय गुरु, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि अपना जीवन भी। ये पहली बार नहीं था जब बाई झोउ ने ये कहा था, और यह हमेशा बहुत ईमानदार था। जियान ए को छुआ गया। उसने बाई झोउ की उसके प्रति वफादारी पर कभी संदेह नहीं किया, लेकिन वह मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, चाहे कुछ भी हो, तुम इसे मेरे लिए बलिदान नहीं कर सकते। इसके साथ ही जियान ए ने अपनी अभिव्यक्ति बरकरार रखी और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बाई झोउ की ओर देखा। शायद आपके दिल में आप और मैं मालिक और नौकर हैं। इस तरह का रिश्ता आप में गहराई से निहित हो सकता है, और मैं इसे कुछ समय के लिए बदलने में सक्षम नहीं हो सकता। लेकिन मेरे दिल में आप मेरे लिए एक दोस्त, एक साथी और यहाँ तक कि एक परिवार के सदस्य हैं। जियान ए की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर बाई झोउ के दिल को एक झटका लगा। उसकी आंखें थोड़ी खट्टी हो गईं और आंसू लगभग गिर पड़े। संप्रदाय मास्टर, जियान ए ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराई। उसने धीरे से बाई झोउ का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, तो चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें किसी के लिए अपनी जान नहीं देने दूंगी, भले ही वह व्यक्ति मैं ही क्यों न हो। बाई झोउ का सुंदर चेहरा कृतज्ञता से भरा हुआ था, और उसका दिल एक आंधी की तरह था जो उसके घुटनों को पार कर गया था। अभी अभी सेक्ट मास्टर के शब्द उसके लिए किस प्रकार का सम्मान थे। उसे इस बात का अफसोस है कि उसने इसे रिकॉर्ड नहीं किया ताकि वह इसे बाकी सभी के लिए कॉपी कर सके। मैं उन्हें ये देखने दूंगा कि हालांकि मेरे पास बाई झोउ के पास पैसे के अलावा और कुछ नहीं है। संप्रदाय मास्टर ने मुझसे ये शब्द ईमानदारी से कहे। वह मेरे साथ एक दोस्त, एक साथी और यहाँ तक कि एक परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करती है। वह मेरी जान लेना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए हा ईर्ष्या करो मनुष्यों। उसे भविष्य में हर समय अपने साथ एक रिकॉर्डिंग पेन तैयार करना होगा। संप्रदाय मास्टर, क्या आप अपनी मानसिक साधना तकनीकों का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? बाई झोउ वापस होश में आए और विषय वापस ले लिया। चूना लगाना, आस्क। जियान ए ने बाई झोउ को निराशाजनक दृष्टि से देखा। इसे धोखाधड़ी कैसे माना जा सकता है? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी दृष्टि दूसरों की तुलना में बेहतर थी। इसलिए वह देख सकती थी जो दूसरे नहीं देख सकते थे। क्या ऐसा नहीं है? बाई झोउ ने अभी भी सोचा था कि यह था। जियान ए ने निश्चितता के साथ कहा, बिल्कुल नहीं। ठीक है। बाई झोउ ने बहस नहीं की और फिर से पूछा, सेक्ट मास्टर इस बार जीतने की कितनी योजना बना रहा है? जियान ए रुका। उसने किसी खास रकम के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन वह एक बार में कुछ अरब युआन नहीं जीत सकी। वह बहुत स्पष्ट होगा। मकाओ छोड़ने से पहले ही उसकी हत्या हो सकती है। हालांकि करोड़ों युआन बहुत कम लग रहे थे। मकाओ के कैसीनो में एक दिन में लाखों युआन जीतना या हारना आम बात थी। भले ही उन्होंने 100 मिलियन युआन जीत लिए हों। चीन लौटने और कंपनी के संचालन में निवेश करने के बाद वे लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। यह मनोदशा पर निर्भर है। जियान ए ने थोड़ी देर बाद अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वैसे भी कुछ दिन बाकी थे। वह मूर्ख नहीं थी। वह एक दिन में कुछ 100 मिलियन युआन नहीं जीत पाएगी। वह बस राशि को विभाजित कर सकती थी। उस समय बइयुन शहर के झोंगलू जिले में वांग युनफा के घर पर अंततः चीजें उसके लिए अनुकूल दिख रही थीं। उन्होंने न केवल एक पत्नी से शादी की, बल्कि एक नया घर और एक नई कार भी खरीदी। वांग युनफा को ऐसा लगा जैसे वह सपने में था। चूंकि वह छोटा था, इसलिए वह परिवार में सबसे बेकार था। इतने वर्षों तक समाज में इधर उधर भटकने के बाद भी उसने खाने पीने
और जुआ खेलने के अलावा और कुछ नहीं सीखा था। सौभाग्य से वांग परिवार के 2 बुजुर्गों ने लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को प्राथमिकता दी। सौभाग्य से वह एक बेटा था। हालांकि वांग परिवार के 2 बुजुर्ग वांग यूनफा पर उतना स्नेह नहीं करते थे जितना वे अपने सबसे बड़े बेटे पर करते थे। फिर भी उनके साथ उनकी 2 बेटियों की तुलना में बहुत बेहतर व्यवहार किया जाता था। वांग यूनफा के बेकार चरित्र का बूढ़े दंपत्ति के उसके प्रति भोग से कुछ लेना देना था। इन वर्षों में दोनों बुजुर्गों ने वांग यूनफा की शादी के लिए बहुत प्रयास किए थे। अब आखिरकार उन्होंने उसे घर बसाने में मदद की। महिला का नाम ली जिया था। वह बैयून शहर के साउथ सिटी से थी और सुसंस्कृत नहीं थी। उसकी शक्ल सूरत भी औसत थी, लेकिन वह वांग यूनफा से मेल खाने के लिए काफ़ी थी। हालांकि वह छोटी थी, काला पड़ गया। ली जिया का परिवार भी चिंतित था। आखिर इस जमाने में लड़कियों को 30 साल की उम्र में जवान नहीं माना जाता था। यदि यह तथ्य न होता कि उसने शादी नहीं की होती, तो वे वांग यूनफा को पसंद नहीं करते। वांग यूनफा ये बात अच्छी तरह से जानता था। वह जानता था कि वह किस तरह का व्यक्ति है, इसलिए उसने इस विवाह के बारे में बहुत सोचा। उन्होंने महिला की बात भी मान ली। उन दोनों को विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही उन्हें पूरी तरह से सहज महसूस हुआ। बूढ़ी मैडम वांग ने उसे ये भी निर्देश दिया कि चूंकि वह शादीशुदा है, इसलिए उसे अच्छा जीवन जीना चाहिए और अब जुआ खेलने नहीं जाना चाहिए। वांग यूनफा ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। इस समय ली जिया लिविंग रूम में सोफे पर बैठी कल की शादी के पैसे गिन रही थी। एक जोड़ी खुरदुरे हाथ पैसे गिन रहे थे। जब भी वह 5 बिल गिनती, तो अपनी उंगलियों पर लार थूक देती। वांग यूनफा मुस्कुराए और आगे की ओर झुक गए। पत्नी, तुम पहले ही 2 बार गिन चुकी हो। कितना है? ली जिया क्रॉस लेग करके बैठी थी। उसके हल्के पीले बाल उसके सिर पर लापरवाही से घूम रहे थे। अपने गहरे रंग के कारण वह थोड़ी गंदी लग रही थी। ये सुनकर ली जिया ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और कहा, 14,000 युआन, इसे रखो। वांग यूनफा ने कहा, मैं बाद में 2 नए कपड़े खरीदने के लिए आपके साथ चलूंगा। वे नवविवाहित थे, इसलिए वांग यूनफा ने ली जिया को एक खजाने की तरह माना। इसके अलावा वह इतने वर्षों से समाज में था, इसलिए उसे अच्छी बातें कहने की आदत थी। हालांकि ली जिया एक चतुर व्यक्ति थे। जब उसने वांग यूनफा की बातें सुनी, तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने अपना मुंह खोला और कहा, तुम्हारी बहन ने केवल 300 युआन दिए। यह इतना कम क्यों है? तुम्हारे भाई ने तुम्हें 1000 युआन दिए। जब वांग यूनफा ने ये सुना, तो वह उदासीनता से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। 300 युआन काफ़ी है। उस सूची को देखो, कितने लोगों ने 300 युआन दिए। इसके अलावा मेरी बहन मेरे भाई से कैसे तुलना कर सकती है? इसके अलावा मेरी बहन के साथ मेरा रिश्ता बिल्कुल औसत है। ली जिया को वांग परिवार की स्थिति की मोटे तौर पर समझ थी। सबसे बड़े भाई वांग यूनजोंग परिवार में सबसे अमीर थे। उन्होंने एक इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी खोली और उनके पास कम से कम 10 लाख युआन की संपत्ति थी। वांग यूनफा की दोनों बहनें साउथ सिटी में रहती थीं, इसलिए उनकी वित्तीय स्थिति की कल्पना की जा सकती है। हालांकि यह वांग यूनफा की बहन की वजह से था कि वे एक घर खरीदने में सक्षम थे, जिसने उन्हें साउथ सिटी में अपने 2 घटिया आंगनों के बदले में 2 लाख युआन दिए थे। इसलिए ली जिया को विश्वास नहीं हुआ कि वांग यूनमेई के पास पैसा नहीं है। जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं हो तो अपनी बहन के साथ अधिक घूमें। आखिरकार आप भाई बहन हैं, है ना? ली जिया ने अपने दिल में गणना की और निर्देश दिया, वहाँ चलने के लिए क्या है?
वांग युनफा के चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव था। उसने होंठ सिकोड़कर कहा, अगर तुम्हें चलना है तो भाई के साथ घूमना चाहिए। जब ली जिया ने ये सुना तो वह भौंचक्की रह गई। बेशक हमें भाई के घर के आसपास अधिक घूमना पड़ता है, लेकिन ये हमें आपकी बहन के साथ घूमने से नहीं रोकता है, इस डर से कि वांग युनफा समझ नहीं पाएगा। ली जिया ने कहा, मैं आपको बता दूं, आपकी बहन आपके विचार से अधिक अमीर है। आस्क। वांग युनफा उदासीनता से जोर से हंसे। उन्होंने ली जिया की ओर देखा और कहा, पत्नी, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। हालांकि मेरी बहन कई वर्षों से एक नाइट क्लब में काम कर रही है और उसका नाश्ते का ठेला है, लेकिन यह मत भूलो कि उसे 2 बच्चों का पालन पोषण करना है। अगर वह अमीर होती तो क्या मेरा भतीजा स्कूल छोड़ देता? वांग युनफा ने सांस छोड़ते हुए गंभीरता से कहा, इसके अलावा आप मेरी बड़ी बहन को नहीं जानते हैं। वह एक नाइट क्लब में एक एस्कॉर्ट हो सकती है, लेकिन उसके व्यक्तित्व के साथ एक एस्कॉर्ट होना शायद उसकी सीमा है। आपने मेरी बहन को कल भी देखा था। वह सुंदर है, ठीक है, 30 और 40 के दशक में किसी के विपरीत। जिस स्थान पर वह काम करती है वह बैयून शहर के शीर्ष क्लबों में से एक है। यदि वह कुछ पैसे ठगना चाहती है तो ये बहुत आसान होगा। हालांकि वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकती है। चीजें। वांग युनफा बहुत आश्वस्त लग रहे थे। आखिरकार वह उसकी जैविक बहन थी। भले ही उनके बीच कोई गहरा रिश्ता न हो, वे एक साथ बड़े हुए और जानते थे एक दूसरे को बहुत अच्छे से। हालांकि ली जिया को अभी भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने वांग युनफा की ओर देखा और कहा, आपने कहा था कि आपकी बहन के पास पैसे नहीं हैं। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वह साउथ सिटी में आपके 2 घटिया घर खरीदने के लिए 2 लाख युआन कैसे खर्च कर सकती है? वे 2 अलग चीजें हैं। वांग युनफा ने सीधे कहा, मेरी माँ ने मेरी बहन पर दबाव डाला, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे डर था कि अगर उसने मुझे पैसे उधार दिए तो मैं उसे बाद में वापस नहीं करूंगा। इसलिए उसने उसे यार्ड बेचने के लिए कहा। उन 2 गज की कीमत अधिकतम 1 लाख युआन है। वह तुम्हें 2 लाख युआन क्यों देगी? ली जिया ने फिर पूछा। हे, वांग युनफा ने मूर्खतापूर्वक हंसते हुए कहा, मुझे भी इसका पता नहीं चला। उसका आंगन छोटा था, लेकिन उसके भाई का आंगन बड़ा था। जैसा कि ली जिया ने कहा था, उन 2 गज की कीमत अधिकतम 1 लाख युआन थी। इसलिए जब वांग युनमेई ने कहा कि वह उसे 2 लाख युआन देगी, तो वह सहमत होने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उसने कारण सोचने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं सका। उसने मन ही मन सोचा कि चूंकि वही उसका फायदा उठा रहा है, इसलिए उसने इसके बारे में अब और नहीं सोचा। हालांकि उस समय ली जिया वांग युनफा से अधिक सोच रही थी। वांग युनफा के शब्दों को सुनकर ली जिया मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपनी उंगली से उसका सिर थपथपाया। यही कारण है कि मैंने कहा कि आपकी बहन आपके विचार से अधिक अमीर होनी चाहिए, अन्यथा वह आपको दोगुनी राशि क्यों देगी जब इसकी कीमत केवल 1 लाख युआन होगी? क्या बिना पैसे वाला व्यक्ति ऐसा करेगा? जब वांग युनफा ने ये सुना, तो उसकी पत्नी को कुछ समझ में आया। इसके अलावा बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इन वर्षों में उस पर जुए का बहुत सारा कर्ज बकाया हो गया था। उनकी बहन ने उनकी काफ़ी मदद की थी, हालांकि उन्होंने इसकी सावधानीपूर्वक गणना नहीं की। कुल मिलाकर यह कम से कम 30 से 40 हजार युआन था। वांग युनफा की अभिव्यक्ति को देखकर ली जिया को पता चल गया कि उसने अपने शब्दों से उसे प्रबुद्ध कर दिया है। उसने तुरंत कहा, शादी से पहले जब हमारे दोनों परिवार मिले थे, तो केवल आपका भाई मौजूद था। मैंने आपकी दोनों बहनों को नहीं देखा था। कल हम पहली बार मिले थे। मुझे
लगता है कि आपकी बड़ी बहन के साथ मिलना जुलना काफी आसान है। मेरी बात सुनो, भविष्य में उसके परिवार के साथ अधिक बातचीत करें। वह आपकी शादी के लिए आपको इतना पैसा दे सकती है, इसलिए ऐसा लगता है कि उसके दिल में अब भी आप एक भाई के रूप में हैं। फिर उसने कहा, जहाँ तक आपकी दूसरी बहन का सवाल है, वह वैसी ही है जैसा आपने कहा था। वह एक अमीर व्यक्ति की तरह नहीं दिखती है। यदि आप उसके साथ बातचीत करने में बहुत आलसी हैं, तो परेशान न हों। अब से आपको बस अपने बड़े भाई और बड़ी बहन के साथ अधिक बातचीत करनी होगी। जब वांग युनफा ने ये सुना, तो उसने धीरे से सिर हिलाया। उनकी अभी अभी शादी हुई थी, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से ली जिया की बात सुनी। वह तुरंत मुस्कुराया और बोला, समझ गया पत्नी, भविष्य में तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जब ली जिया ने ये सुना, तो वह संतुष्टि के साथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। यह अच्छी बात है कि आप जानते हैं। जल्दी से सामान पैक करो, हम दोपहर को तुम्हारी माँ के घर जाएंगे। मकाओ खाड़ी मकाओ का सबसे प्रसिद्ध और सुंदर समुद्र तट था। 1 मई की छुट्टी थी। मुख्य भूमि चीन से कई पर्यटक मकाओ आए। समुद्र तट लोगों से भरा हुआ था और हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। समुद्री हवा उसके चेहरे पर मछली की भीनी भीनी गंध के साथ आ रही थी। ये समुद्र की अनोखी गंध थी। दूर समुद्री पक्षियों के झुंड आकाश में ऊंची उड़ान भर रहे थे, जबकि सूरज ऊपर था और चमक रहा था। जियान ए ने अपने शरीर पर कुछ सनस्क्रीन पोंछी और धूप सेंकने के लिए समुद्र तट पर लेट गई। फोन की घंटी बजी। जियान ए ने इसे उठाया और कॉलर आईडी देखी। भाई वू बी, जियान ए ने उत्तर बटन दबाने के बाद कहा। फोन के दूसरे छोर से वू बी की धीमी हंसी आए। लड़की, तुम्हारी 1 मई की छुट्टियां कैसी हैं? क्या तुम यहाँ आकर 2 दिनों के लिए खेलना चाहती हो? वू बी का स्वर हल्का और सौम्य था। शुरू से ही उन्होंने जियान ए को हमेशा लड़की कहकर संबोधित किया था, और तब तक जियान ए को इसकी आदत हो गई थी। ये सुनकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और पूछा, क्यों, क्या भाई वू बी की भी 1 मई को छुट्टी है? जब वह पहले वू बी के अल-विला गई थी, जियान ए के पास पहले से ही कुछ था। बड़े भाई की रहस्यमय पहचान के बारे में अनुमान जो अचानक उसकी दुनिया में घुस आया। हालांकि चीजों को देखते समय कोई केवल सतह को नहीं देख सकता, इसलिए जियान ए ने निष्कर्ष नहीं निकाला था। वू बी ने जियान ए के स्वर में छेड़छाड़ सुनी और तुरंत मुस्कुरा दी। बेशक, जब तक मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं कभी भी आराम कर सकता हूँ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वू बी को जियान ए की ओर से हंगामा सुनाई देने लगा। वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका, क्यों, क्या आप बाहर हैं? हाँ, जियान ए ने माफ़ी मांगी। मैं छुट्टियों के दौरान खेलने के लिए बाहर गया था। मैं बैयून शहर में नहीं हूँ। ठीक है, वू बी ने आगे बढ़ने से पहले एक क्षण के लिए रुककर कहा। यदि आप जल्दी वापस आ जाएं, तो मुझे फ़ोन करें। भाई आपको भोजन कराएंगे। ठीक है, जियान ए ने सहमति व्यक्त की। फ़ोन रखने के बाद जियान ए राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह भाई वू बी को केवल आधे महीने से जानती थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि वह उसके लिए कितना अच्छा था। ऐसा दोस्तों या प्रेमियों के बीच नहीं बल्कि भाई बहनों के बीच था। जियान ए को इतना यकीन था कि वू बी उसके लिए अच्छा था। इसका कारण ये था कि वह उसके साथ एक बहन की तरह व्यवहार करता था। यह एक ऐसा एहसास था जिससे वह बहुत परिचित थी, क्योंकि उसका एक जैविक भाई था जो उसे अपने जीवन जितना प्यार करता था। इसलिए जियान ए ने कोई प्रतिरोध या असुविधा नहीं दिखाई। दूसरी ओर
वू बी ने फोन रखने के बाद धीरे से सांस छोड़ी और स्नेहपूर्ण भाव से अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। जब वे पहली बार मिले थे और जब लड़की ने उसके घायल शरीर की देखभाल की थी, तब से वू बी ने उसके साथ अपनी मृत बहन वू शून की तरह व्यवहार किया था। जैसा कि जियान ए ने सोचा था, वू बी वास्तव में अब उसे अपनी बहन के रूप में मान रहा था। वू बी के लिए, हालांकि जियान ए वू शून का प्रतिस्थापन नहीं था, इसने उस स्थिति को बना दिया जो उसके दिल में कई वर्षों से गायब थी। इसकी वजह ये भी थी कि वू बी ने अपने उस हिस्से को बाहर निकाला था जो अतीत के दलदल में फंसा हुआ था। हालांकि कोई नहीं जानता था कि भाई बहन का जो रिश्ता अब वे दोनों अपने दिलों में समझते हैं वह एक दिन बदल जाएगा। बाई झो याओ जियाची को स्पीडबोट की सवारी, समपान की सवारी और पैराग्लाइडिंग का प्रयास करने के लिए ले आए। याओ जियाची खेलने के कारण पसीने से भीग गया था। थककर वे दोपहर के भोजन के लिए मकाओ खाड़ी के एक उच्च श्रेणी के समुद्री रेस्तरां में गए। क्या मजा आया? जियान ए ने जियाची की ओर देखते हुए पूछा, जिसका चेहरा सूरज से लाल था। याओ जियाची अभी भी उत्साहित थी। ये सुनकर वह चमकती आंखों से सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। मजा आ गया दीदी, तुम्हें अभी खेलने जाना चाहिए था। यदि आप अभी भी भविष्य में आना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ लाऊंगा, जियान ए ने मुस्कुराते हुए कहा। याओ जियाची को ये सुनकर खुशी हुई। उन्होंने उत्तेजित होकर पूछा, भाई झो के साथ? अप्रत्याशित रूप से केवल एक दिन में जियाची ने बाई झो के लिए भावनाओं को विकसित किया था। बाई झो ने जियान ए पर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जियान ए मुस्कुराया और याओ जियाची की ओर देखा। यदि आप चाहते हैं कि वह साथ आए तो स्वयं उससे पूछें। याओ जियाची ने बाई झो की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और आशा से पूछा, बाई झो, चलो अगली बार फिर से खेलने के लिए बाहर चलें। ठीक है। इसके साथ ही उसने बिना पलक झपकाए बाई झो की ओर देखा, जैसे कोई बच्चा इनाम की प्रतीक्षा कर रहा हो। जब बाई झो ने ये सुना तो उसने अपनी चांदी सफ़ेद फ्रिंज के नीचे अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसने जियान ए और फिर याओ जियाची पर नज़र डाली। मैं आ सकता हूँ या नहीं ये तुम्हारी बहन पर निर्भर करता है। वह सही था। संप्रदाय के गुरु के रूप में अगर जियान ए ने उसे अपने पीछे नहीं चलने दिया तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं कर सका। हालांकि याओ जियाची के कानों में उसके दिमाग में कुछ कौंध गया। उसने तुरंत बाई झो की ओर देखा और चुपचाप अपनी नज़र जियान ए पर डाल दी। उसकी आंखों में एक अलग ही मतलब था। जियान ने, बाई झो और ची यांग ने अपना चश्मा उठाया और शैंपेन का एक घूंट लिया। अप्रत्याशित रूप से और साथ ही याओ जियाची ने अचानक कहा, बहन, क्या बाई झो आपका प्रेमी है? पफ पफ पफ। ये सुनकर वे तीनों चौंक गए। उन्होंने तेजी से और समान रूप से अपना सिर एक तरफ घुमाया और शराब को अपने मुंह में उगल दिया। खांसी। जियान ए हैरान था और खांसी के अलावा कुछ नहीं कर सका। बाई झो का सुंदर चेहरा भी उसे पकड़ने से लाल हो गया था। उसने तुरंत रुमाल उठाया और अपना मुंह पोंछा और स्तब्ध याओ जियाची से कहा, जियाची, बकवास मत करो। दूसरी ओर ची यांग शराब थूकने के बाद हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। मास्टर और संप्रदाय मास्टर, वह बहुत जादुई था ये सोचने के लिए कि जियाची ऐसा सोच सकता है। याओ जियाची के चेहरे पर एक मासूमियत झलक रही थी। उसने पलकें झपकाईं और कमजोर ढंग से उत्तर दिया, ओह। जियान ए को ठीक होने में थोड़ा समय लगा। उसने तुरंत क्रोधित होने का नाटक किया और याओ जियाची की ओर घूरकर देखा। याओ जियाची अपनी गर्दन सिकोड़ने और मुंह सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे माफ़ करें।
ये सच था। उनकी बहन केवल 14 वर्ष की थी। भाई बाई झोउ 20 वर्ष के थे। वह उसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? उसने खुद को मूर्ख होने के लिए कोसा। सौभाग्य से व्यंजन ठीक उसी समय परोसे गए। चूंकि वे समुद्र के किनारे थे, स्वाभाविक रूप से उन्हें समुद्री भोजन खाना पड़ा। वहाँ लहसुन, किंग केकड़े, स्पेनिश समुद्री भोजन रिसोटो, मसालेदार स्क्विड और सभी प्रकार की साशिमी के साथ ग्रिल्ड बोस्टन लॉबस्टर थे। जल्द ही टेबल भर गई। जियान ए को समुद्री भोजन खाना सबसे ज्यादा पसंद था। हालांकि उसने नाश्ते में बहुत कुछ खाया था, लेकिन जब उसने अपने सामने समुद्री भोजन देखा तो वह अपनी स्वाद कलिकाएं खोलने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने सभी से खाने का आग्रह किया। आसपास कई कैसीनो हैं। क्या हम दोपहर में जाकर देखेंगे? बाई झोउ ने केकड़े के खोल को छीलते हुए जियान ए से पूछा। उसने वह सारा केकड़ा मांस याओ जियाची को दे दिया जिसे उसने छील लिया था। धन्यवाद भाई बाई झोउ। याओ जियाची ने आज्ञाकारी ढंग से खाया और मुस्कुराए। जियान ए ने सिर हिलाया। ठीक है, यह मकाओ में मेरा पहला मौका है। आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। बाई झोउ ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो पहले रॉयल कैसीनो चलते हैं। यह मकाओ के किंगबेंग समूह के तहत एक व्यवसाय है और मकाओ में बहुत प्रसिद्ध है। मैं वहाँ कई बार गया हूँ। तभी याओ जियाची ने प्रतिक्रिया दी। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जियान ए की ओर देखा और पलकें झपकाईं। उसने चिंतित होकर कहा, बहन, क्या तुम जुआ खेलने जा रही हो? याओ जियाची की आंखों को देखते हुए जियान ए को पता था कि वह क्या सोच रहा था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और समझाया, मकाओ एशिया के जुआ उद्योग में सबसे विकसित शहर है। कैसीनो मकाओ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी हैं। यहाँ जुआ खेलना कानूनी है, इसलिए चिंता न करें। जब ची यांग ने सुना कि वे कैसीनो जा रहे हैं, तो उसके हाथों में थोड़ी खुजली महसूस हुई। ये स्पष्ट था कि वह कैसीनो का अनुभवी था। उन्होंने तुरंत याओ जियाची से कहा, यदि आप मकाओ में हैं लेकिन कैसीनो में नहीं गए, तो यह मकाओ में न होने के बराबर है। जब याओ जियाची ने ये सुना, तो उसने आश्चर्य से सिर हिलाया। समझे तो कोई नहीं जानता था।